नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एजू डायरेक्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेंडल्स के लॉ के बारे में और आज हम कुछ नए टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीन। दोस्तों, जब जीन की बात करते हैं तो मेंडल ने, जैसा कि मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंडल ने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण किसी ना किसी चीज़ के द्वारा संचरित होते हैं। तो मेंडल ने उनको कारक कहा था जिनके द्वारा एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द दिया था जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। जीन शब्द दिया था जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, जीन एक्चुअल में होता क्या है जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इतनी आसानी से संचरित हो पाते हैं? तो जीन को जो बोला जाता है वो होता है कि ये फंडामेंटल यूनिट होती है। जीन क्या है? अल्टीमेटली फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अर्थात दोस्तों, ये वंशानुगतता की एक आधारीय मौलिक इकाई के रूप में हम जीन को संदर्भित कर सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है? जीन। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो जीन किसी भी डीएनए का या फिर किसी भी गुणसूत्र के डीएनए के एक छोटे से पार्ट का सेगमेंट होता है जिसमें कुछ मतलब एक दो या फिर कुछ डीएनए के नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस माने जा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। वो उसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको जीन बोलते हैं। तो जीन सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी एकल आरएनए से या फिर प्रोटीन से समानता दर्शाता है जो किसी लक्षण विशिष्ट को निर्देशित करते हैं। किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाला जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक लक्षण को निर्देशित करते हैं। और जीन जो होती है एक पूर्ण कार्यात्मक इकाई के रूप में दोस्तों पाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत एक कोडिंग, एक नॉन कोडिंग क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं, रेगुलेटेड क्षेत्र पाए जाते हैं और एक इंट्रोन पाया जाता है। तो दोस्तों, जीन शब्द दिया था जॉनसन ने, ये हमने बात कर ली थी। जॉनसन ने जब जीन शब्द दिया, मेंडल ने इनको कारक कहा, वो बात भी हो गई थी। तो दोस्तों, जब किसी भी जीव के अंतर गुणसूत्र जो पाए जाते हैं तो उनके द्वारा उनके ऊपर जीन वहन करते हैं, यानी कि गुणसूत्र पर जीव पाए जा सकते हैं। ये पता कैसे लगा? इसका पता इस प्रकार चला कि गुणसूत्र में जीन की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से अत्यधिक होती है। तो ये मान लिया गया था, किसके द्वारा माना गया था? सट्टन और बोवेरी ने ये प्रतिपादित किया था या ये अज्यूम किया था कि जो जीन होते हैं वे गुणसूत्र पर वहन होते हैं, या फिर जीन यूँ कह सकते हैं हम डीएनए के एक छोटे सेगमेंट होते हैं जो किसी लक्षण को या फिर आनुवांशिक इकाई के रूप में माने जा सकते हैं। और ये जीन किसी एक गुणसूत्र पर वहन करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि इसका व्हीकल कौन हो जाता है? गुणसूत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से सट्टन ने सबसे पहले जीन कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया था। तो जीन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सट्टन ने दिया था। और इसको मॉर्गन ने, मुलर ने और ह्यूगो डुब्रिज नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने व्याख्यात किया था। इस कॉन्सेप्ट की खास बातें कौन कौन सी थी, कौन कौन से पॉइंट उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में बताए थे? उन्होंने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट बताया था, जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेंडेलियन कण होते हैं। जीन क्या होते हैं दोस्तों? मेंडेलियन कण होते हैं जो मेंडेलियन श्रेणी में ही वंशानुगत होने पर प्राप्त होते हैं तथा ये गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान पर उपस्थित होते हैं और किसी विशिष्ट लक्षण को निर्देशित करते हैं। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया था वो बताया था कि किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या की तुलना में जीन की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, अर्थात जीन गुणसूत्र के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। तो ये इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया था कि जीन गुणसूत्र पर व्यवस्थित होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जीन जब गुणसूत्र पर व्यवस्थित होते हैं तो वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? तो जब माइक्रोस्कोप या फिर फर्दर स्टडी की गई थी तो उन्होंने पता चला कि जो जीन गुणसूत्र पर व्यवस्थित होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे कि कोई माला हो या फिर कोई धागा हो, उस पर मोती जिस प्रकार से लगे हुए होते हैं उसी प्रकार से जीन गुणसूत्र पर व्यवस्थित होते हैं। अर्थात जीन एक धागे पर मोती के समान मैनर में प्रदर्शित होते हैं तथा ये जिस स्थान पर यानी कि जीन गुणसूत्र पर जिस विशिष्ट स्थान पर उपस्थित होते हैं
उसको क्या कहा जाता है, लोकस। यानी कि एक पॉइंट, अगला पॉइंट आता है कि ये जीन जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लोकस। अब जीन चूंकि फंक्शनल यूनिट है, ये किसी भी लक्षण को निर्देशित करती है, तो जीन की स्थिति, चौथा जो पॉइंट है वो है कि जीन की स्थिति या संरचना में कोई भी परिवर्तन आ जाता है, कोई सा भी परिवर्तन आ जाता है जीन की संरचना या स्थिति में, तो वो उत्परिवर्तन कोज करता है, अर्थात उसका अल्टीमेटली लक्षण परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जीन एक फंक्शनल यूनिट होती है। तो जैसे कि ये कोई भी डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, इसमें क्या पाए जाते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाते हैं। अब स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, और अल्टीमेटली जो कोई विशिष्ट लक्षण होता है उसको निर्देशित किया जाता है। तो जब किसी जीन की संरचना में परिवर्तन आ जाएगा तो ये सारी प्रोसेस आगे जाके चेंजेस होने लग जाएगी, जिससे उत्परिवर्तन कोज हो जाता है। तो 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब जो जीन होते हैं दोस्तों, वो अपनी स्व प्रतिकृति करने यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन के में कैपेबल होते हैं। और एक और पॉइंट था इसका कि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो जाते हैं तथा ये एक साथ संयोजित होने में भी सक्षम होते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक बार प्राथमिक मतलब कि प्रतिकृत हो सकते हैं। अब बात आती है, जब जीन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट दे दिया गया था तो बात आती है जीन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जीन की जब बात की जाती है तो ये प्रतिपादित किया था बेंजर ने। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिया था बेंजर ने इसको प्रतिपादित किया था। और इसके अनुसार दोस्तों कुछ जीन की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया था, कुछ जीन की कार्यात्मक परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया था, और जीन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई थी जो पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट में नहीं बताई गई थी, इसीलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन की ज़रूरत पड़ी थी। तो फर्स्ट जो हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में, तो इन्होंने बताया था कि किसी भी जीव की आणविक वंशानुगतता की इकाई को जीन कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट था इसका ये। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसमें, तो जो जीन होता है वो किसी भी डीएनए या आरएनए, क्योंकि कई जीवों में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के रूप में पाया जाता है, इसलिए जो जीन होता है वो किसी भी जीव में डीएनए या आरएनए का अल्टीमेटली खिंचाव होता है, जो किसी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के लिए आरएनए को इनकोड करता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है इसका। तीसरा पॉइंट बात करें तो इसकी क्या आती है, परिभाषा। जो इसकी कार्यात्मक परिभाषा की बात करें तो कार्यात्मक परिभाषा क्या दी गई थी, इसकी कार्यात्मक परिभाषा दी गई थी कि किसी भी जीव के जीनोमिक अनुक्रम का वह भाग, जीन की परिभाषा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के अकॉर्डिंग क्या दी गई थी कि किसी भी जीन के जीनोमिक अनुक्रम का वह भाग जिसमें एक तो स्थानांतरित क्षेत्र पाया जाता है, एक नियंत्रक क्षेत्र पाया जाता है और एक कार्यात्मक या फंक्शनल यूनिट पाई जाती है, उन सबको कंबाइंडली क्या बोला जाता है दोस्तों, जीन बोल दिया जाता है। अब जब हमने बताया कि धागे पर मोती के समान जीन पाए जाते हैं, तो जीनोमिक अनुक्रम तो बहुत बड़ा होता है, इतना सारा होता है। तो अगला पॉइंट इसी से संबंधित है कि एक जीन अपने जीनोमिक अनुक्रम में क्या होता है कि कई बार रिपीट हो सकता है। जीन क्या हो सकता है, जीनोमिक अनुक्रम में रिपीट हो सकता है। तो इसका जो चौथा पॉइंट है। और अगले पॉइंट की हम बात करें, पांचवा पॉइंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन का आता है कि ये जो जीन होते हैं वो या तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में पाए जाते हैं, तो ये नेस्टेड मैनर प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर अतिव्यापित मैनर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस सीमाएं दर्शा सकते हैं अपनी, यानी कि असतत बोल सकते हैं अपन इसको हिंदी में, असतत सीमाएं दर्शा सकते हैं। ये जो जीन होते हैं वो असतत सीमाएं दर्शा सकते हैं, या फिर ये नेस्टेड मैनर में पाए जा सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। जो जीन के बारे में हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब आता है छठा पॉइंट। छठे पॉइंट की हम बात करें तो दोस्तों जीन में अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग एक क्रिया होती है, स्प्लिसिंग, जिसके बाद में हम बाद में पढ़ेंगे आगे जाके। जो प्रोसेसिंग होती है आरएनए की, उसमें 5' कैपिंग होती है एक तो,
5 प्राइम कैपिंग होती है, एक स्प्लिसिंग होती है, इनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उसमें से अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग या फिर एक्सोन शफलिंग के द्वारा या फिर आरएनए एडिटिंग के द्वारा क्या होता है कि जीन प्रोडक्ट बना लिया जाता है, सक्सेसिवली जीन प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन प्रोडक्ट का निर्माण किनके द्वारा किया जा सकता है? एक तो एक्सोन शफलिंग के द्वारा मिलना चाहिए, तो एक्सोन शफलिंग के द्वारा, एक्सोन शफलिंग के द्वारा, आरएनए एडिटिंग के द्वारा, आरएनए को आप आरएनए ऐसे ही लिख सकते हैं, एडिटिंग के द्वारा, और अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग के द्वारा, यानी कि एकांतरित स्प्लिसिंग के द्वारा अल्टीमेटली जीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये बात थी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन की। और अगर हम आगे नॉर्मली बात करें तो जीव के किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाला जो जीन है उसके दोस्तों एकांतरित रूपों को क्या बोला जाता है? एलील बोल दिया जाता है। किसी भी द्विगुणित जीव में एक गुणसूत्र के 2 पेयर पाए जाते हैं जिनको होमोलोगस गुणसूत्र बोला जाता है। उन होमोलोगस गुणसूत्र पर प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाला एक जीन उपस्थित होता है, उसकी कॉपी पाई जाती है और प्रत्येक जीन में 2 एलील या एकांतरित रूप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो किसी भी जीन के एकांतरित रूपों को क्या बोल दिया जाता है? एलील बोल दिया जाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई थी जीन के बारे में, उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं उनको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम स्यूडो एलील और एलील के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सिस्ट्रोन। तो सिस्ट्रोन होता क्या है? सिस्ट्रोन भी एक डीएनए सेगमेंट है, स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट ऑफ जीनोम, ऑफ जीनोम होता है, जिसमें क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। दोस्तों सिस्ट्रोन जो होता है वो डीएनए सेगमेंट, स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट होता है जीनोम का, जो एक फंक्शनल यूनिट होती है और इसके अंतर्गत आरएनए सिंथेसिस की या फिर प्रोटीन निर्माण की इंफॉर्मेशंस पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिस्ट्रोन। दूसरा हम बात करते हैं रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन दोस्तों वो डीएनए सेगमेंट या जीनोमिक अनुक्रम का या डीएनए का वो छोटा सा खंड होता है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस से गुजरता है, तो उस छोटे से सेगमेंट को बोल देते हैं रेप्लिकॉन। तीसरे नंबर पे आता है म्यूटोन। म्यूटोन की जब हम बात करें तो ये सभी स्पेसिफिकली छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि जीन खुद एक छोटा सा सेगमेंट है, तो ये छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। तो म्यूटोन क्या होता है? जिस डीएनए सेगमेंट का या जो सीक्वेंस, छोटे से सीक्वेंस या फिर किसी भी जीनोमिक अनुक्रम का वह डीएनए सेगमेंट जो जीन को निर्देशित करता है तथा वो उत्परिवर्तन से गुजरता है, तो उसको क्या बोला जाता है? म्यूटोन बोला जाता है। तो म्यूटोन हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं ओपेरोन। दोस्तों ओपेरोन ऐसी बहुत सारी फंक्शनल यूनिट का एक ग्रुप होता है, यानी कि क्लस्टर बोल सकते हैं इसको। समुच्चय जो होता है, क्लस्टर, वो होता है ओपेरोन, जिसमें 3 पार्ट जनरली पाए जाते हैं: प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक। ये ऑपरेटर के साथ मतलब ओपेरोन के द्वारा कोऑपरेट करता है इसको। ये ऑपरेटर होता है, प्रमोटर से किसी भी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की स्टार्टिंग होती है, तो इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे आगे। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, और ओपेरोन के बारे में हमने बता दिया कि ये क्या होता है? फंक्शनल यूनिट्स का एक ग्रुप होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिकॉन। दोस्तों इन चारों के बाद में जो रिकॉन होता है वो डीएनए सेगमेंट होता है या फिर वो छोटा जीन होता है जो रिकॉम्बिनेशन से गुजरता है, यानी कि वे छोटा सेगमेंट जो रिकॉम्बिनेशन से गुजरेगा उसे रिकॉन बोला जाता है। तो सिस्टोन की हमने बात की थी। सिस्टोन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होती है जो आरएनए सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन जिसमें अवेलेबल होती है। रेप्लिकॉन क्या होता है? जो रेप्लिकेशन से गुजरता है डीएनए सेगमेंट या फिर जीन, उसको रेप्लिकॉन कहते हैं। म्यूटेशन क्या होती है? ये म्यूटोन क्या होती है? ये म्यूटेशन की इकाई होती है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन।
इसको म्यूटोन बोलते हैं। ओपेरोन फंक्शनल यूनिट का एक क्लस्टर होता है, और रिकॉन जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन से गुजरने वाला डीएनए सेगमेंट या छोटा जीन होता है, यूनिट होती है, उसको रिकॉन बोल दिया जाता है। अब हमने जीन से रिलेटेड मैक्सिमम टर्म्स डिस्कस कर ली, तो आगे हम चलते हैं एलील के ऊपर। एलील दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि द्विगुणित जो जीव होते हैं उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो पेयर में पाया जाता है, उसको होमोलोगस गुणसूत्र बोल दिया जाता है। और प्रत्येक गुणसूत्र पर किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले की जीन की प्रति पाई जाती है होमोलोगस गुणसूत्रों पर, तो उस जीन को निर्देशित करने वाले जो प्रतिरूप होते हैं उनको एलील बोले जाते हैं, या फिर किसी भी जीन को निर्देशित करने वाले उसके एकांतरित रूपों को एलील बोल दिया जाता है। यानी कि किसी लक्षण को टी जीन, जैसे कि किसी भी लक्षण को लंबाई का कोई जीन है, उसके दो एलील, एक तो लंबापन के लिए टी हो जाएगा और एक बौनेपन के लिए टी हो जाएगा। एक इससे अधिक भी पाए जा सकते हैं। ये दो ही एलील हो ये आवश्यक रूप से अनिवार्य नहीं है। तो हम बात करते हैं एलील के बारे में। तो किसी भी जीन के एकांतरित रूपों को एलील कर बोल दिया जाता है। दोस्तों, ये गुणसूत्र पर एक ही लोकस पर, यानी कि इनका लोकस जो होता है, अगर एक से अधिक एलील उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका लोकस क्या होता है, सेम होता है। एलील जो होते हैं उनका लोकस सेम होता है। जो दो एलील होते हैं वो, जैसे कि ये दो एलील है, किसी भी जीन को निर्देशित करने वाले दो एलील होते हैं, वो अपना अपना प्रभाव या अपना अपना लक्षण जो होता है किसी भी जीव में प्रदर्शित, उसको नियंत्रित करते हैं। परंतु जनरली देखा जाता है कि एक जीन के जितने भी एलील होते हैं उनका इतना वेरिएशन यानी विविधता नहीं दर्शाते हैं वो, इसलिए उनको एक बार में कंबाइंडली अध्ययन कर लिया जाता है। और हम बात करें जब किसी भी होमोलोगस गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ये एकांतरित रूपों में, जब दोनों रूप जो, जैसे कि लंबाई के लिए ये लिया जाता है, जब दोनों एकांतरित रूप समान पाए जाते हैं तो उस जीव को या फिर उस युग्मनज को होमोलोगस बोल दिया जाता है। और जब अलग अलग एकांतरित रूप पाए जाते हैं तो इसको विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस बोल दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन होते हैं वो दो एकांतरित रूपों को एक जीव में प्रदर्शित ही करते हैं, और अलग अलग भी, मतलब दो से अधिक भी वो एकांतरित रूप पाए जा सकते हैं। और इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, म्यूटेशन के द्वारा। एलील का निर्माण किसके द्वारा होगा, म्यूटेशन के द्वारा। अब हम बात करते हैं स्यूडो एलील की। दोस्तों, नाम से पता चल सकता है, अगर आपको अपनी शब्दों पर पकड़ अच्छी होगी तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। एलील दोनों में कॉमन है, परंतु स्यूडो का मतलब होता है छद्म, यानी कि झूठा। फाल्स, ये सत्य नहीं है, मतलब कि इसको बोलते हैं छद्म या झूठा। अब दोस्तों, हमने बात की थी एलील जो होता है किसी भी जीन का एकांतरित रूप होता है, उसको एलील बोल दिया जाता है। स्यूडो एलील क्या होता है, स्यूडो एलील वास्तव में जीन को संदर्भित किया जाता है, ये शब्द जीन को संदर्भित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि यह किसी भी जीन के, जब कोई जीन किसी भी गुणसूत्र पर, माना कि कोई जीन उपस्थित है, किसी भी गुणसूत्र पर कोई जीन उपस्थित है, तो उसके ठीक पास में, यानी कि समीपस्थ लोकस पर कोई अन्य जीन पाया जाता है, तो वो इस जीन का स्यूडो एलील हो सकता है। यानी कि स्यूडो एलील क्या होगा, स्यूडो एलील वास्तव में जीन को संदर्भित करते हैं जो एलीलिज्म के टेस्ट में एलीलिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी कि एक ही कार्य या एक ही लक्षण को ये दोनों प्रभावित करते हैं। तो एक ही कार्य लक्षण को प्रभावित करेंगे, इसीलिए इसको स्यूडो एलील बोल दिया जाता है। क्यों स्यूडो क्यों बोला गया, क्योंकि इनका लोकस जो है ये अलग जगह पे पाया जाता है, गुणसूत्र पर ये अलग जगह पर पाया जाता है, इसलिए इनका लोकस जो है वो भिन्न है, इसीलिए इसको स्यूडो एलील बोल दिया जाता है। तो इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमीबा में स्यूडोपोडिया होते नहीं हैं, परंतु वो अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए
उनका उपांगों का निर्माण कर लेता है आवश्यकता के अनुसार, इसलिए उसको सूडोपोडिया बोल दिया जाता है। तो ये एलील वास्तव में एलील तो है नहीं, परंतु अपने लक्षण को प्रभावित करने की वजह से इसको स्यूडो एलील बोल दिया जाता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है। जो स्यूडो एलील होते हैं दोस्तों, वो किसी भी गुणसूत्र में जीन को संदर्भित करते हैं, यानी कि अलग अलग लोकस पर उपस्थित होते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग लोकस पर ये उपस्थित होते हैं। दूसरी बात जो आती है वो आती है कि ये एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, मतलब ये अलग अलग लोकस पर उपस्थित होते हैं। दूसरी बात आती है ये एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ये एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे तो क्या होगा कि ये स्वतंत्र अभिव्यवन के नियम का तथा जो पृथक्करण का नियम था उनके अनुपातों की अनुपालना नहीं करते हैं, यानी कि ये मेंडल के नियमों के अनुपालना नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे, चूंकि अब ये एक ही कार्य को प्रभावित कर रहे हैं, एक ही लक्षण को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इनको कार्यात्मक रूप से तो एलील बोल सकते हैं, यानी कि कार्यात्मक रूप से तो एलील है, एलील है, परंतु ये स्थितिक रूप से एलील नहीं है, रूप से एलील नहीं है। अगला जो बात करते हैं हम ये बात करेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है, मतलब स्यूडो एलील बनते कैसे हैं। तो ये दो प्रोसेस होती है। एक तो होती है जीन डुप्लीकेशन या फिर इसको हिंदी में जीन दोहरीकरण भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो वास्तविक जीन होता है उसके ठीक पश्चात, यानी कि उसके अगले ही लोकस पर नया जीन की प्रति बन जाती है, उसको जीन डुप्लीकेशन कहते हैं। तो ये प्रथम जीन के लिए स्यूडो एलील के रूप में कार्य करता है। और अगले जो दूसरा कारण है जिसके द्वारा इनका निर्माण होता है वो क्या होता है, इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर, यानी कि हिंदी में उसको हम बोलेंगे अवैध क्रॉसिंग ओवर। अवैध क्रॉसिंग ओवर में दोस्तों होता क्या है, अवैध क्रॉसिंग ओवर में कुछ नहीं होता है कि जो दो असमान लंबाई के खंड बन जाते हैं, यानी कि अवैध क्रॉसिंग ओवर में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहां से एक सेगमेंट, मतलब एक गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड होता है उसका एक पार्ट डिलीट हो जाता है, परंतु ये पार्ट डिलीट होकर दूसरे में इंटरचेंज ना होकर के दूसरे गुणसूत्र पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट के रूप में जुड़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि दो असमान लंबाई के खंडों का निर्माण हो जाता है और एक ही समय पर एक जगह तो डिलीशन हो जाता है, दूसरी जगह एडिशन हो जाता है। इस वजह से जो उस क्रॉसिंग ओवर को अवैध क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं और इसके द्वारा जीन डुप्लीकेशन, मतलब डबल जीन जो आ जाते हैं उसके द्वारा स्यूडो एलील का निर्माण हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल माना जा सकता है ड्रोसोफिला में बार जीन। ड्रोसोफिला में बार जीन के द्वारा आंखों का आकृति, आई शेप आप बोल सकते हो डायरेक्ट। तो ड्रोसोफिला में आई शेप जो होता है वो बार जीन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसमें उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था स्यूडो एलील, एलील और जीन, इन सब के बारे में हमने मोस्टली सब डिस्कस कर लिया है। और अगला एक और पॉइंट हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट हम ले लेते हैं। पांचवा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो स्यूडो एलील होते हैं और एलील होते हैं दोनों स्वतंत्र रूप से, यानी कि एलील में भी उत्परिवर्तन किया जा सकता है या कराया जा सकता है तथा स्यूडो एलील में भी उत्परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से उत्परिवर्तन दर्शाने के कारण क्या होते हैं कि ये ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त इवोल्यूशनरी टेंडेंसी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये ऑटोनोमस या स्वायत्त उद्विकासीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये सब था एलील, स्यूडो एलील और जीन के बारे में। अगली वीडियो में हम जल्दी लेकर आएंगे, उसमें फर्दर टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।